नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप शैन हिंदी का विद्यार्थी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रेया एजुकेशन पॉइंट बाय प्रदीप शैन। आज पहली शिफ्ट का पेपर मैं एनालिसिस करा दिया है हिंदी का मैंने, और दूसरी शिफ्ट के पेपर के विषय में हम लोग अभी बस चर्चा करने वाले हैं। सबसे सटीक विश्लेषण के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो प्रश्न पत्र बहुत ही, दोनों प्रश्न पत्र आज के देखे जाएँ तो बहुत ही सरल है उन विद्यार्थियों के लिए जो कंटिन्यू लगातार अपनी तैयारी में लगे हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं उन प्रश्नों को जो एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं, और आप लोग भी साथ साथ चेक करते रहिए और कमेंट बॉक्स में भी लिखते रहिए। अगर कोई भी आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में हमें लिखते रहिए, और इससे हम लोग ये क्लियर कर लेंगे कि हमारे परीक्षा में कितने अंक। हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है ना, तो सीधी सी बात है कि ये 37-38 प्रश्न जो आपके हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण, आपके लक्ष्य को भेदने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो आइए विलंब न करते हुए हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। देखिए, इसमें सेट आपका कोई सा सेट रहा हो, सेकंड शिफ्ट में आप अपना मैच कर लीजिए। इसमें मेरे पास जो प्रश्न पत्र आया है बच्चों के माध्यम से एग्ज़ाम के बाद, तो ये इसमें है 114 प्रश्न से 118 प्रश्न का यहाँ से प्रारंभ हुआ है। एक पद्यांश दिया गया है जैसा कि आप देख रहे हैं, और उस पद्यांश को हम लोग पद्यांश से संबंधित प्रश्न को हम लोग पहले करेंगे। 114 से 118 के प्रश्न हैं पद्यांश में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें लिखा है, झांसी की रानी कविता सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता है। दिए गए कविता के आधार पर प्रश्नों को हमें सॉल्व करना है, उत्तर देने हैं उनके। तो आइए, छोटी सी पंक्तियाँ ही हैं, कोई ज़्यादा बड़ा पद्यांश नहीं है। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसके तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खेलवार। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो अब इससे संबंधित देखिए प्रश्न दिए गए हैं, और उन प्रश्नों पे थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि किस तरीके के प्रश्न यहाँ से हमें आंसर देने हैं। तो देखिए, इसमें प्रश्न संख्या 114 में दिया है कि कवित्री की अधिकांश रचनाएं हैं। तो कवित्री की अधिकांश रचनाएं सामाजिक, वात्सल्यपूर्ण, देशभक्तिपूर्ण या धार्मिक हैं। तो इसमें चूँकि सुभद्रा कुमारी चौहान के विषय में शुरुआत में ही इसमें दे दिया है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान की जो अधिकांश रचनाएं हैं वो देशभक्तिपूर्ण हैं। सही विकल्प क्या है? विकल्प नंबर सी। अगला प्रश्न है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इसमें मर्दानी जो शब्द है इसका आपको बताना है कि मर्दानी शब्द का अर्थ क्या है। तो मर्दानी का क्या है? वीरांगना है, पुरुष जैसी है, पुरुषत्ववान है, या इसमें दिखा है लड़ाकू है। तो सही विकल्प क्या होगा? मर्दानी से तात्पर्य इस पद्यांश में वीरांगना है। तो सही विकल्प विकल्प नंबर 1। अगला प्रश्न है, इसी में प्रश्न संख्या, इसमें लिखा है प्रश्न संख्या 16 में उक्त पद्यांश का सही शीर्षक क्या हो सकता है। तो चूँकि शीर्षक के विषय की बात हुई तो इसका शीर्षक तो कन्फर्म है कि झांसी की रानी इसका शीर्षक होगा, झांसी की रानी। सही विकल्प होगा विकल्प नंबर 1। ये छोटे क्लास में भी हम लोगों ने बिल्कुल पढ़ी है, ये रचना इनकी बहुत अच्छी, इनकी ये पद्यांश है इनका, सुभद्रा कुमारी चौहान जी का। तो अगला प्रश्न है, इसमें अगला प्रश्न दिया है, थोड़ा सा इसको जूम कर लो, ये ठीक है। तो इसमें लिखा है
इस कविता प्रश्न संख्या 16 पे थोड़ा सा चलते हैं, 16 पे ये, हाँ उचित शीर्षक हो चुका है, ठीक है। तो ये है प्रश्न संख्या, इसमें है इस कविता की कवित्री का नाम क्या है। तो कविता की कवित्री का नाम अभी ऊपर ही लिखा हुआ है, सुभद्रा कुमारी चौहान। विकल्प नंबर बिल्कुल सरल सा इसमें पद्यांश दिया गया है, सुभद्रा कुमारी चौहान है इसकी कवित्री का नाम। और इसमें प्रश्न संख्या 18 में क्या है, इस कविता में प्रयोग किए गए रस पूछा है। इसमें किस रस का प्रयोग हुआ है। तो भाई सीधी सी बात है, वीरता का वर्णन है तो वीर रस है, डी, विकल्प डी सही है इसका आंसर। अगला है, ये पद्यांश जो थे 18 प्रश्न 14 से लेके 18 तक के प्रश्न इसमें पद्यांश से संबंधित थे। अब आपके अन्य प्रश्न हैं। तो इसमें लिखा है विधुर, विधुर का स्त्रीलिंग पूछा है। तो विधुर का स्त्रीलिंग क्या होगा, विदुरनी नहीं, विधवा बिल्कुल सही, विदुर का स्त्रीलिंग विधवा, यानी वह जिसकी, विदुर किसको कहते हैं, जिसकी पत्नी का निधन हो गया हो उसको हम विदुर कहते हैं, और जिसके पति का निधन हो गया हो उसको हम विधवा कहते हैं। तो विदुर का स्त्रीलिंग विधवा, सही विकल्प बी। अगला प्रश्न दिया है, ये रहा आपका, ये इसमें लिखा है कि तुम कब आओगे, तुम कब आओगे। और सही विकल्प क्या है, इसमें आपसे पूछा गया है कि उचित विराम चिन्ह का प्रयोग पूछा है। इसमें उचित विराम चिन्ह क्या है इस वाक्य में, तुम कब आओगे में उचित विराम चिन्ह क्या है। तो इसमें उचित विराम चिन्ह, भाई देखिए यहाँ पे क्या लगना चाहिए, उचित क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए यहाँ। तो सही विकल्प क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह, बी विकल्प सही इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1987 में मगध कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था। 1987 में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था श्रीकांत वर्मा को, मगध कविता के लिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। इसमें लिखा है निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है। तो विशेषण क्या है, इसमें लिखा है एकमात्र, खर्च और निपट और चुपचाप। तो इसमें है चुपचाप नहीं हो सकता है, खर्च भी नहीं हो सकता है। तो सही आंसर इसका मेरे हिसाब से इसमें मुझे जो लग रहा है वो मात्र लग रहा है, मात्र लग सकता है इसमें, मात्र प्रविशेषण का काम वैसे तो कर रहा है, ये मात्र जो है प्रविशेषण का काम कर रहा है। और निपट भी है, निपट मूर्ख कह देते हैं, निपट मूर्ख। तो ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको स्पष्ट करिए। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में स्पष्ट करिए। तो इसका जो आंसर है मुझे जो लग रहा है वो मात्र होना चाहिए, मात्र इसका आंसर लग रहा है मुझे होना चाहिए। फिर आप लोग भी इसमें कमेंट बॉक्स में अपने आंसर दे सकते हैं क्या आप लोगों ने लगाया है। अगला प्रश्न है, अच्छा प्रश्न दिया है कि अव्यय के भेद पूछे। तो अव्यय के भेद कितने होते हैं, अव्यय के 4 भेद होते हैं। अव्यय आविकारी शब्दों के कितने भेद होते हैं, 4। अगला प्रश्न, और 4 आप जानते हैं 4 कौन से होते हैं। एक होता है समुच्चय बोधक, एक समुच्चय बोधक है, एक दूसरा संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक,
क्रिया विशेषण और विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक, चार विकल्प, चार जो होते हैं वो अविकारी शब्द होते हैं। तो सही विकल्प क्या होगा? विकल्प नंबर बी। अगला प्रश्न, री, री वर्ण का उच्चारण स्थान। तो री वर्ण का उच्चारण स्थान, री जो है मूर्धन होता है, मूर्धन। री का उच्चारण स्थान मूर्धा, विकल्प नंबर डी। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म अलंकार कहलाते हैं। इस में प्रयुक्त उक्ति जो है धर्म, इसमें धर्म शब्द का अर्थ पूछा है। धर्म शब्द का अर्थ होगा इसमें गुण, विकल्प नंबर बी। अगला प्रश्न, इसमें लिखा है कानन, कानन का पर्यायवाची क्या है? तो कानन का पर्यायवाची वन, वन होता है, विहिप नहीं होता, पुष्प नहीं होता। अच्छा, इसमें एक ऑप्शन और दिया अरण्य, तो कानन का वन भी है, अरण्य भी है। तो ये प्रश्न डाउट वाला दिया है इन्होंने, तो ये हो सकता है कि ये बच्चों को कॉमन अंक इसमें मिले, क्योंकि कानन का तो वन भी होगा और अरण्य भी होगा। अगला प्रश्न है 27, कृताकृत। कृताकृत में समास पूछा है, तो कृता का मतलब, कृताकृत का मतलब कृत या अकृत, मतलब किया या बिना किया, किया और बिना किया। तो इसमें तत्पुरुष का ही पार्ट है, इसमें दिगु कर्मधारय। वैसे तो कृता या किया या ये बिना किया, कर्मधारय लग रहा है इसका आंसर, कर्मधारय कृताकृत का। कृता अकृत, ये कर्मधारय इसका आंसर लग रहा है। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में इसको क्लियर कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं अपने। अगला दिया है इसमें 128, क्वेश्चन संख्या 128 में पूछा है कि निम्नलिखित में से वाक्य में कर्तृवाच्य का प्रयोग हुआ है। तो कर्तृवाच्य का प्रयोग किस में हुआ? तो कर्तृवाच्य का प्रयोग जो है छात्रों, इसमें लिखा है छात्रों द्वारा सजावट की गई, मजदूरों से दर्द के कारण उठा नहीं इसमें लिखा है, ये कहाँ खिसक गया इसको, तो इसमें मजदूर दर्द के कारण मजदूर से दर्द के कारण उठा नहीं गया, ये भी नहीं है। और आज नागरिकों द्वारा, तो द्वारा ये भी नहीं है, द्वारा भी नहीं है। यहाँ जहाँ देखिए इन सभी में से और द्वारा लगा है, तो कर्तवाच्य में से द्वारा नहीं लगता है, तो विकल्प क्या होगा? मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। सही आंसर क्या होगा? विकल्प नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द बताना है आपको। निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द बताना है। चाहत, रंगत, मेहनत, चाहत, रंगत, मेहनत और आहार, आहार। तो इसमें क्या है? तो चाहत हुई, रंगत आई, मेहनत की और आहार किया, आहार मिला। तो ये विकल्प नंबर डी आहार सही शब्द है, पुल्लिंग शब्द है। इसमें लिखा है माघ और फागुन में पड़ने वाली ऋतु। माघ और फागुन में जो ऋतु पड़ती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं शिशिर ऋतु, शिशिर ऋतु, विकल्प नंबर ए सही आंसर है इसका। अगला है अभिज्ञ। अभिज्ञ के लिए पूछा है कि अभिज्ञ शब्द का समानार्थी
समभिन्नार्थक शब्द क्या है? तो अभिज्ञ का मतलब होता है जानकार। सही विकल्प क्या है? विकल्प नंबर बी। अगला प्रश्न, अगला है इसमें प्रश्न संख्या ये डी है, इसमें लिखा है, इसको थोड़ा सा इस साइड ये है। इसमें लिखा है चीफ की दावत। चीफ की दावत कहानी के रचनाकार पूछे हैं तो चीफ की दावत कहानी के रचनाकार भीष्म साहनी। विकल्प नंबर सी भीष्म साहनी है। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धविराम, अर्धविराम पूछा है तो अर्धविराम क्या होता है? ये अल्पविराम दिया है, अर्धविराम दिया है ये, इसमें ये है अर्धविराम। अर्धविराम इसमें थोड़ा सा मैं और स्पष्ट कर दूं, इस तरीके से दिया गया अर्धविराम, ये है अर्धविराम। और ये अल्पविराम दिया है, ये पदबिंदु दिया है और ये पूर्ण विराम दिया है। तो विकल्प नंबर कौन सा? बी सही इसका है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या इसमें दिया है 14। प्रश्न संख्या 14 में देखिए, इति और ईति, इति और ईति आपसे पूछा गया है कि इति और ईति का सही विकल्प क्या है? तो इति होता है समाप्ति और ईति होती है बाधा। विकल्प नंबर ए, विकल्प नंबर ए इसका सही है। अगला प्रश्न, इसमें लिखा है कि निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध आपको बताना है, शुद्ध रूप कौन सा है? तो इसमें लिखा है मैं गाने की कसरत, गाने की कसरत नहीं होती, मैं गाने का अभ्यास, ये होगा, यही है आंसर इसका, मैं गाने का अभ्यास करता हूँ। और मैं गाने का शौक़ करता हूँ, नहीं, मैं व्यायाम भी नहीं, तो बिल्कुल सही है, गाने का क्या होता है? अभ्यास होता है। विकल्प नंबर आपका बी सही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या दी है अगली 136 में देखिए, ये रहे इसके विकल्प। इसमें दिया है अभय उभय शब्द युग्म का सही अर्थ। तो अभय का मतलब निर्भय होता है, बिना भय के, और उभय का मतलब दोनों। तो सही विकल्प क्या है? विकल्प नंबर आपका ए। अगला, अंधेर नगरी का अर्थ पूछा है। अंधेर नगरी का इसमें पूछा गया है अर्थ, राज्यविहीन स्थान, नहीं, अन्याय की जगह। अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया एक नाटक है, जिसमें उसको अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें लिखा होगा साहब, उसमें ये क्लियर हो गया कि अन्याय की जगह, जहाँ पे न्याय नहीं था उसी को कहा गया अंधेर नगरी। सही विकल्प बी। अगला, इसमें लिखा है कांति और क्लांति। तो कांति तो चमक होती है और क्लांति क्लेश नहीं होता, क्रांति ये ठीक है, चमक और थकावट, यही विकल्प आपका सही। क्लांति का मतलब होता है थकावट और कांति का मतलब होता है चमक। सही विकल्प क्या है? विकल्प नंबर आपका बी। अगला प्रश्न, ये रहा, ये इसमें लिखा है आधि और व्याधि, शब्द युग में आधि का पूछा है। तो आधि क्या है? आधि होता है मानसिक कष्ट और व्याधि शारीरिक कष्ट होता है। तो शारीरिक कष्ट और मानसिक, यहाँ पे आधि के लिए किसका प्रयोग होगा? मानसिक कष्ट। सही विकल्प है आपका ए, इसका सही आंसर ये। इसमें लिखा है ता वर्ग किस की ध्वनियों का उच्चारण स्थान? ता वर्ग, तो ता जो होता है वो दंत के अंतर्गत आता है, दंत ध्वनि, दंत उच्चारण स्थान होता है ता का। सही विकल्प क्या है? विकल्प नंबर बी। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। तो इसमें ये पूछा है कि अव्यय क्या है? अव्यय क्या है? तो इसमें क्योंकि तो इसमें अव्यय जो है, अव्यय का कौन से अव्यय का प्रयोग हुआ है इसमें ये स्पष्ट करना है। तो इसका सही विकल्प जो होगा कि इसमें लग गया है एक, देखिए ध्यान से देखिए, क्योंकि। तो क्योंकि क्या है? एक कारण को दिखाता है। सही विकल्प क्या होगा? कारण। सही विकल्प अव्यय कारण होगा। अगला प्रश्न है, अरे वाह कितनी अच्छी पंक्ति आ गई है, ये कई बार मैंने इसको उदाहरण के स्वरूप बच्चों को बताया है।
इसमें लिखा है, देखिए, बिनु पग चलया सुनया बिनु काना, कर बिन करम करय विधि नाना, आनन रहत सकल रस भोगी, बिन वाणी बक्ता बढ़ जोगी। बिना पग के चलना, बिना कानों के सुनना, बिना कर्म के विधि नाना प्रकार के कामों को करना। तो ये जहाँ बिना कारण के कार्य जहाँ होता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? इसमें विभावना अलंकार। सही आंसर है इसका विभावना अलंकार। बहुत अच्छा उदाहरण है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये मैं कई बार बच्चों को बता चुका और इसको कराया भी है मैंने। अगला लिखा है इसमें प्रश्न, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस विशेष योगदान, अच्छा ठीक है, किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए ज्ञानपीठ, तो ज्ञानपीठ किस में मिलता है? ज्ञानपीठ साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला उत्कृष्ट जो है पुरस्कार है। तो सही विकल्प है साहित्य। और ज्ञानपीठ की जो शुरुआत हुई थी 1965 से। पहला किसको मिला था? मलयालम भाषा के लिए जी शंकर कुरूप जी को मिला था, जी शंकर कुरूप को पहला। और हिंदी के क्षेत्र में पहला जो मिला था वो सुमित्रा नंदन पंत को 1968 में मिला था। उनकी रचना चिदम्बरा के लिए 1968 में। तो सही विकल्प क्या है? साहित्य। अगला प्रश्न इसमें दिया गया है, दवाई शब्द का बहुवचन। तो भाई दवाई का बहुवचन क्या होगा? दवाइयाँ, क्योंकि इसमें बड़ी ही नहीं आएगी। जब किसी बहुवचन यहाँ जोड़ते हैं तो उसका जो दीर्घ होता है लास्ट स्वर वो ह्रस्व हो जाता है। तो इसमें देखिए ई छोटी आएगी। बर्तनी कई बार ये पूछी गई है। वर्णमाला अगला है, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अगला बिल्कुल सही अच्छा प्रश्न आया है और सरल भी कह सकते हैं, पारभाषा से ही प्रश्न बन गया है। तो अगला प्रश्न है, इसमें दिया है इन्होंने प्रश्न, अंगारे बरसना के लिए क्या होता है? असहनीय पीड़ा नहीं, अंगारों पर ये नहीं, कठिन पर नहीं। अंगारे बरसने का मतलब है कड़ी धूप होना, बहुत गर्मी होना। तो इसका सही क्या है? कड़ी धूप होना। सही विकल्प है विकल्प नंबर ए का राइट आंसर। अगला प्रश्न, घर का रहस्य जानने वाला बड़ा घातक होता है, अर्थबोधक लोकोक्ति है। तो इसके लिए क्या होगा? घर का भेदी लंका ढाए। अगला प्रश्न दिया है, इसमें दिया है, ये है आपका निम्नलिखित में से विशेषण बताना है। तो विशेषण जाना तो क्रिया है, देवता ये संज्ञा है, और सुंदर एकदम ये गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण है। तो और कौन क्या है? ये एक प्रश्न सूचक शब्द दे दिया है इन्होंने। तो ये इसका आंसर नहीं। सही आंसर क्या होगा? विकल्प नंबर सी। 49 प्रश्न संख्या 149। मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है। इसमें किस सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? तो इसमें सर्वनाम तो मुझे है, लेकिन इसमें मुझे है क्या? तो मुझे जो है वो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। प्रथम पुरुष होता नहीं है, अन्य पुरुष है नहीं, और प्रथम जब होता ही नहीं है तो इसमें दोनों कैसे हो सकते हैं? तो सही विकल्प क्या है? विकल्प नंबर आपका आंसर क्या होगा? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें मैं, हम, तुम, मैं, हम, उत्तम पुरुष में क्या आता? मैं, हम आता है। इनसे जो भी बन जाएंगे। मध्यम में तुम, तू, तेरा, तुझे, तुमको, और अन्य में यह, वह, वे, उन्हें आदि। तो सही विकल्प क्या है? मैं से मुझ का निर्माण होता है, हम से हमें का निर्माण होता है, मैं से ही मुझे शब्द का, और हम से हमें
तो सही विकल्प क्या है आपका? उत्तम पुरुष। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न आज के इस प्रश्न पत्र का, इसमें लिखा है, थोड़ा सा ऊपर इसको करूं, ये देखिए यहाँ इसमें लिखा निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है? तो भाई निर्वासित में इत प्रत्यय होगा, क्योंकि इक होना नहीं है, आस होना नहीं है, उत होना नहीं है। ये बना है कैसे है? ये बना है आपका निर्वास प्लस इत, तो बनेगा निर्वासित। तो सही विकल्प क्या है? विकल्प नंबर आपका ए। तो आपने ये 14 से लेकर आपने 150 तक के प्रश्नों को आपने चेक कर लिया हिंदी के। तो आशा करते हैं आप सभी बच्चों के, सभी विद्यार्थियों के बहुत अच्छे प्रश्न ये रहे होंगे। सिंपल प्रश्न थे, एक दो कठिन थे, लेकिन इतने पेपर बिल्कुल दोनों शिफ्टों के पेपर बहुत अच्छे आए हैं। तो आप सभी विद्यार्थियों जिनका पेपर हो चुका है, आपको अग्रिम शुभकामनाएं और बधाई कि आप प्रभु की आपकी कृपा हो जाए आप पर और आप सफल हो जाएं, ऐसी कामना करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो के लिए कल फिर हम लोग मिलते हैं। पेपर कल भी 24 तारीख को भी पेपर है बच्चों के 2 शिफ्ट में। पहला शिफ्ट सुबह के और शाम को दोनों शिफ्टों में पेपर होंगे। तो जैसे ही पेपर आएगा मैं आपको एनालिसिस इसका यूट्यूब के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से कराऊंगा। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, जिससे और इसी तरीके से मैं आपको वीडियो बना के और स्टडी मटेरियल आपको भेजता रहूँ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।